नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नैतिकता की आड़ में लालू का पूरी तरह से बचाव किया। नीतीश ने कहा कि जो आरोप लालू यादव और उनके परिवार पर लगे हैं उसमें अगर जांच करानी है तो केंद्र सरकार इसकी जांच करे, क्योंकि राज्य का कोई मामला नहीं बनता। वहीं उन्होंने कहा कि ये मामला नैतिकता का है, संपत्ति का ब्यौरा देना या नहीं देना। लालू यादव पर अब आपराधिक साजिश का केस चलेगा, लेकिन ये केस बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर भी चल रहा है, पर उनकी नैतिकता तो अभी तक जगी नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि लालू की नैतिकता कब जागती है। तो वहीं लालू के बचाव में और तमाम मुद्दों पर नीतीश का क्या कुछ कहना है, ये सुनिए पहले। इसमें जो आरोप सुशील जी के द्वारा या भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है उसका उत्तर लालू जी के द्वारा और आरजेडी के द्वारा दिया गया है, लेकिन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो आप ही लोग इसको इतना प्रखरता से चलाते हैं और दोनों तरफ से उत्तर आता है। इसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं दिख रही। इसमें किसी के प्रतिक्रिया की क्या जरूरत है? वो क्या है क्या नहीं है, अगर एक पक्ष आरोप लगाता है और फिर दूसरी तरफ से उस पक्ष पर भी आरोप लग रहा है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अखबारों में और मीडिया में प्रतिक्रिया देने वाली तो न है नहीं। अगर भाजपा के लोगों को लगता है कि ऐसा है तो उनको अपने रास्ते पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आरजेडी की तरफ से और नेताओं की तरफ से तो बात सब कही गई है। तो ऐसा लगता है कि अखबार में पब्लिसिटी रोज रोज चूंकि मिलती है इसलिए इसको जारी रखा गया। वरना अगर सचमुच किसी के पास सचमुच किसी के पास कोई ऐसा तथ्य जो कानूनी रूप से उसके चलते कोई गलत साबित किया जा सकता है तो फिर कानून का सहारा भी रखिए। और हम जो कर रहे हैं, पूरी सरकार जो कर रही है, इसको ही बोलिए, क्योंकि जो जितना काम हो रहा है उसमें कहां किसी को दिलचस्पी, हम तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जनता को दिलचस्पी है। आप लोग भले ही सोचते होंगे कि छाप रहे हैं, बड़ा पब्लिसिटी हो रहा है, दिन दिन भर चला रहे हैं तो इसका बड़ा भारी इंपैक्ट है, ये सोच रहे होंगे मन में। लेकिन मेरा तो अपना विश्वास है, हम तो निरंतर जनसंपर्क में रहते हैं, तो हमको तो पता है कि जो काम हो रहा है उसका प्रभाव, उन बातों का प्रभाव। लेकिन एक जो दूसरे प्रकार से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही, अगर सच है तो आप जांच करिए और जांच करके जो तथ्य लोगों के सामने आएगा। वरना रोज सिर्फ बयान देना, और जिसके खिलाफ बयान दे रहे हैं वो उसके बारे में बता भी दे रहे हैं। तो इसलिए ये सारी बातें करना और देख रहे हैं कि कुछ कहना, फिर हमसे क्वेश्चन पूछना। अरे हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे? फिट नहीं है ये आप जान लीजिए। यह एक कदम बिहार सरकार ने पहली बार उठाया, देश में पहली बार। हम लोग भी केंद्र में मंत्री थे, हम लोगों को भी हर साल अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन करना पड़ता था प्रधानमंत्री जी, और वो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में सुरक्षित रहता था, वो सार्वजनिक भी नहीं किया जाता था। लेकिन बिहार में पहली बार हम लोगों ने शुरू किया 2011 से कि अपने मंत्रियों को अपने एसेट्स के बारे में डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको सार्वजनिक किया जाता है, वेबसाइट पर डाला जाता है, जिसको आप लोग छापते भी हैं। जेडीयू का है दिखाते हैं, दोनों दो पार्टी है, और ऐसा नहीं है महागठबंधन होने का मतलब अलग अलग पार्टियां तो कायम है ना। अगर व्यूज एक रहते, एक पार्टी में एक होता, अलग अलग पार्टियों के विभिन्न विषयों पर अलग अलग विचार होते हैं।
बिहार में महागठबंधन है, जो बिहार के मुद्दे हैं उसके लिए हम लोगों का साझा कार्यक्रम है और साझा कार्यक्रम के साथ हम लोग बिहार को की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे आएंगे जिसके बारे में अलग अलग राय होगी। नोटबंदी पर मेरी अपनी राय थी, ईवीएम के बारे में बहुत सारे पार्टियों की राय है, हम लोगों की राय है कि नहीं ईवीएम में कोई ईवीएम ठीक ही है, बैलेट पेपर का जमाना अब लद गया, अब ईवीएम से ही होना चाहिए। अगर ईवीएम के बारे में लोगों को आशंका है तो उस आशंका के दावेदार हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं। हमारी छोटी सी पार्टी है, हम अकारण क्या करें, पॉलिटिकल आदमी है तो पॉलिटिकल पार्टी चलाना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया, शरद जी तीन टर्म से अध्यक्ष थे, रह ही नहीं सकते थे आगे, तो हम बन गए। इसका मतलब मेरा नेशनल एस्पिरेशन हो गया। व्यक्तिगत एस्पिरेशन दिखा करके पता नहीं, अरे भाई काम करने दीजिए। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जी जुड़ी हुई हैं। भारती जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। भारती जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन वो कन्नी काट गए लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लग रहे थे और नैतिकता का हवाला देते हुए कहा कि उसका जवाब तो उधर से मिल ही रहा है और अगर ज्यादा सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, तो केस क्यों नहीं करते। तो ये क्या है, क्यों बच रही है पार्टी? दीपक जी, इसमें बचने जैसी कोई बात नहीं है। अगर कहीं कोई दोष, कोई आरोप लगता है तो फिर उसकी जांच और उस प्रक्रिया में जाना ही हमारे सीआरपीसी, आईपीसी जो भारतीय संविधान में है उसके अनुरूप बात है। तो इसमें कन्नी काटने जैसी दीपक जी कोई बात नहीं है। आरोप अगर लगे हैं तो आरोप की जांच के बाद ही किसी आरोप को पुष्ट या संपुष्ट किया जा सकता है। और ये काम जिस तरफ से लगे हैं तो वो जांच का काम ईडी का या जो आर्थिक अनुसंधान के जो डिपार्टमेंट्स हैं ये उनका काम है। तो हम कन्नी नहीं काट रहे हैं, हम वास्तविकता जो है वही माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। जी, हमारे साथ बीजेपी नेता प्रोफेसर अनिल यादव जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्ते। अनिल जी, लंबे समय से बीजेपी की ओर से सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर नीतीश कुमार कुछ बोल क्यों नहीं रहे लालू यादव के मसले पर, और आज जब उन्होंने बोला तो उनका कहना था कि ये तो नैतिकता का विषय है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, और उनका आरजेडी सुप्रीमो पर लग रहे आरोपों से क्या मतलब है। देखिए, ये आरोप जो है महागठबंधन के एक बड़े नेता पे लगी है और ये सिर्फ आरोप ही ऐसे ही नहीं लगा है, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ लगाया जा रहा है। अनिल जी, लेकिन जब आरोप लग रहे हैं तो ये कहा जा रहा है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लग रहे हैं, ये तो कहीं नहीं आया कि महागठबंधन के बड़े घटक दल के सबसे बड़े नेता पर आरोप लग रहे हैं। महागठबंधन कहाँ है इसमें? लालू यादव जी पर लग रहा है, बिहार सरकार में जो मंत्री हैं उनके ऊपर लग रहा है। तो जब बिहार सरकार के मंत्री पर आरोप लग रहा है और उस सरकार को चलाने वाले दल के सुप्रीमो पे लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को ध्यान देना चाहिए। और नीतीश जी जिस तरह से अभी बोले आज जी, ये बड़ा ही दुखद है। दुखद इस सेंस में है कि बिहार सरकार इसका मतलब कोई भी काम नहीं कर रही क्या? यदि विपक्ष की ओर से कोई आरोप लगाया जा रहा है और वो भी डॉक्यूमेंट के साथ लगाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार का कोई दायित्व बनता है या नहीं बनता है? यदि सारी चीजों को न्याय जी और न्यायालय ही जाकर हम उस आरोप का पुष्टि करवाएं और वहां से जजमेंट लें, तो फिर ये सरकार किस चीज के लिए है? सरकार जब एक्शन में नहीं आती है तब फिर इस पर कोई बात न्यायालय तक जाने की बात होती है। हम तो सरकार को लिख कर दे रहे हैं, हमारे नेता डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, और वैसे स्थिति में यदि मुख्यमंत्री मौन धारण कर रहे हैं तो मौनम स्वीकृति की बात करती है, मौन रहना ये समर्थन देने की बात करती है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसको। मतलब अनिल जी, आप जो कह रहे हैं उसी हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव बिल्कुल नहीं है इस मामले में। तो जब मुख्यमंत्री एक्टिव नहीं है तो फिर बीजेपी एक कदम और आगे क्यों नहीं बढ़ती है? नहीं, अभी तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नैतिकता की बात है जी, आपने कहा है कि हमारी सरकार न तो किसी को बचाएगी और न किसी को बेमतलब का सजा देगी, आपने ये कहा है। और ऐसी स्थिति में यदि आपके मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आप उस मंत्री के ऊपर इंक्वायरी न करवा के, उन सारे आरोप का इंक्वायरी न करवा के आप कहते हैं नैतिकता की बात। तो
ये कौन सी नैतिकता है? ये तो मैं सरकार की नैतिकता की बात कर रहा हूँ पूछ कि लेते आपकी हैं वो भारती नैतिकता जी। कहाँ गई? जी दीपक जी, पूछ रहे हैं अनिल जी, ये कौन सी नैतिकता है, कैसी नैतिकता है? दीपक जी मैंने पहले ही भारतीय संविधान का हवाला दिया। क्या सिर्फ लिखित तौर पर मैं कह दूं कि सामने वाला व्यक्ति 302 का मुजरिम है, तो क्या भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि जदयू की प्रदेश प्रवक्ता ने चूंकि लिख के दिया है कि सामने वाले 302 के मुजरिम है इसलिए उनको फांसी चढ़ा दी जाए? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि प्रूफ है तो वो उस पे केस करे और केस के आलोक में अनुसंधान होंगे और जो जिनकी जो गलती होगी उसके अनुरूप वो सजा पाएंगे। जो मैंने इसमें कहीं कोई हमको लगता है विषयांतर होने की आवश्यकता ही नहीं है। अनिल जी, सीधी सी बात है कि केस किया जाए। केस खुल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप उस पे केस दर्ज करें और बाकायदा उस पे सिर्फ किसी के दोष के आरोप में सरकार स्वयं संज्ञान ले, तो प्रोसेस तो भारतीय संविधान का वही है ना दीपक जी? बिल्कुल है, सबके लिए वही प्रोसेस है। अनिल जी, दो यादव दोस्तों जी में आप फूट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पार्टी फूट करवाने की कोशिश कर रही है। अगर नैतिकता का इतना ही ख्याल है तो सीधे केस क्यों नहीं किया जा रहा है? दीपक जी केस तो लोग अंत में करते हैं। पहले तो हम लोग सरकार से कहें कि आपके मंत्री के ऊपर ये आरोप हैं। मंत्री के ऊपर सिर्फ आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, उनके साथ डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि ये उनकी संपत्ति कहाँ से आई। क्या यह सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है कि उसकी इंक्वायरी करवावे? और यदि सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है और यदि सरकार इस राज्य में नहीं है, तभी तो आप कह रहे हैं कि न्यायालय में जाइए। यदि सरकार एक्शन में नहीं आएगी तभी तो लोग न्यायालय में जाएगा। और सरकार, इसका मतलब है कि इस तरह से कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपके मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, छोड़िए लालू यादव की बात, आपके मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपके मंत्री के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, आपके मंत्री ने चुनाव आयोग को गलत डॉक्यूमेंट क्यों दिया, ये आपके मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्या इसकी इंक्वायरी करवाना सरकार का दायित्व नहीं बनता है? लेकिन उन आरोपों का आधार तो पुख्ता हो। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन के पास, तो आप इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत पत्र दीजिए, वहां केस फाइल कीजिए, पुलिस के पास खेल। दीपक जी हमारे नेता ने इलेक्शन कमीशन में जो डॉक्यूमेंट मंत्री महोदय, आज जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने जो प्रोड्यूस किया था उस डॉक्यूमेंट को लेकर और जो उनकी संपत्ति है उसके डॉक्यूमेंट को लेकर ये सामने पेश किया कि इसका प्रूफ, इसका डिटेल उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं दिया। क्या यह सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि इस पर इंक्वायरी की जाए? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि ये संपत्ति कहां से आई? लेकिन भारती जी तो कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं क्या दायित्व है, कानूनी प्रक्रिया कि जितने लोग उतनी बातें हैं, और हर व्यक्ति किस तरह के आरोप लगा रहा है उसके आधार पर सरकार जांच पड़ताल करते रहे तो फिर काम कब करेगी सरकार? नहीं, ये आरोप बेमतलब के नहीं लग रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना, डॉक्यूमेंट के साथ मिल रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि जिस समय चारा घोटाला की बात उठी थी और चाईबासा ट्रेजरी से पैसे निकाले गए थे, तो यही मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। इन्होंने कहा था चाईबासा के डीसी को कि इसकी इंक्वायरी करो और इस पर केस करो। और उस केस करने के बाद धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता गया और उसमें मुख्यमंत्री भी फंस गए। तो ऐसी स्थिति में आप बताएं कि क्या यह सरकार का दायित्व नहीं बनता है? यदि आम पब्लिक और विपक्ष का नेता इस तरह का आरोप लगा रहा है तो क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं है? विपक्ष सीधे, भारती जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सीधे कोर्ट जाएंगे। दीपक जी मतलब क्या? आदरणीय अजय यादव जी प्रोफेसर हैं, अनिल यादव सम्मानित अनिल यादव जी प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी प्रक्रिया आईपीसी सीआरपीसी में है कि बिना थाना गए, बिना अन्वेषण के, बिना अनुसंधान के मैं किसी को दोषी मान लूं या सामने वाले के कहने से उसको दोषी करार कर दिया जाए और उनको जो है लटका दिया जाए, जो जिस लायक है उनको सजा दे दी जाए? जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, पालन अनुपालन तो उसी का करना होगा ना सबको। अगर बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि चारा घोटाला में चाईबासा में दिया था लालू प्रसाद जी ने आदेश, ठीक है, तो ये
आदेश दिया था, जांच का जो आदेश दिया था, तो ये प्रोसेस से होगा दीपक जी ना, कि विदाउट प्रोसेस कौन जांच करने के लिए पुलिस जाएगी ना। भारतीय संविधान के अनुसार नीतीश कुमार जी अधिकृत नहीं है, भारती मेहता अधिकृत नहीं है। जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था ही न काम करेगी। एग्जैक्टली भारती जी, यही मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष ने आरोप लगाया है। तो क्या बिना केस दर्ज हुए, एक मिनट, बिना केस दर्ज हुए ये संभव है कि उस पे कार्रवाई की जाए या उस पे बात आगे बढ़ाई जाए? तो भारती जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब हमने आरोप लगाया तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसकी इंक्वायरी अपनी पुलिस से करवावे। ये सरकार का दायित्व है, ये विपक्ष का दायित्व नहीं है। अनिल जी, दायित्वों को छोड़ें, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करें तो उसमें एक शिकायतकर्ता का होना जरूरी है जो लिखित तौर पर ये शिकायत दर्ज कराए। कौन है शिकायतकर्ता? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप मीडिया में आकर तमाम तरह के आरोप लगा देते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है जब तक कागजी कार्रवाई नहीं कर रहे? दीपक जी, मैं बता रहा हूँ, सुनने के लिए कहिए, भारती जी को थोड़ा सुनने कहिए। मैं आपको एक बात याद कराता हूँ, ये आरोप सिर्फ कहा न जा रहा है, मीडिया में सिर्फ नहीं लगाया जा रहा। ये आरोप जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कहा था कि लिखित शिकायत करो, तो हमारे नेता ने लिखित शिकायत की सरकार में, और उस शिकायत के ऊपर इन्होंने जो इंक्वायरी की, वो इंक्वायरी आपने चीफ सेक्रेटरी से करवाया था जू वाले केस में, और उसमें कह दिया कि इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है जी। आप बताइए कि एक चीफ सेक्रेटरी अपने सरकार के मंत्री के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है, तो उसने इस तरह से लिखा। हम इसी तरह के और भी आरोप लगाए, आपने इंक्वायरी नहीं बैठाई, आप इंक्वायरी नहीं करवा रहे हैं, अपने पुलिस से इंक्वायरी नहीं करवा रहे हैं, आपने बीएसएफ। लेकिन अनिल जी, नैतिकता तो ये कहती है कि अगर सबूत है तो हम सीधे थाने में जाते हैं, क्योंकि पुलिस सबूत देखेगी, कोर्ट में पेश करेगी और फिर जो आरोपी है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। बहरहाल हम कुछ तकनीकी जानकारी इस विषय में ले लेते हैं। हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अरविंद कुमार जी, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास सबूतों का पुलिंदा है किसी संबंधित व्यक्ति विशेष से, तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि वो न्यायालय तक मामला पहुंचे? देखिए, ये तो कानून कहता है कि उसमें केस करना चाहिए जी, और केस थाना में करें चाहे विजिलेंस में करें, और जिनको भी पता हो उनको भी केस करना चाहिए। ये तो वैसी ही स्थिति है, बड़ी गंभीर स्थिति है जैसे फॉर्डर स्कैम में था। उस समय भी लालू जी कहते थे कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, बाद में वो भी एक्यूज बने। तो ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी भी इसमें एक्यूज बन जाए, क्योंकि केस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर किसी को पता चलता है कि एक केस है और इसमें यही तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो उनको तो विजिलेंस को देके केस इंस्टीट्यूट करके उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बिल्कुल, कोई शिकायतकर्ता होना चाहिए जो पूरे मामले को आगे तक ले जाए। लेकिन अरविंद जी, अगर कोई व्यक्ति मैदान में आकर शोर मचाना शुरू कर दे कि मेरे पड़ोसी ने मेरे घर में चोरी कर ली है, तो उस पर तो कोई मामला नहीं बनेगा जब तक वो पुलिस के पास नहीं जाएगा? नहीं, ये इतना बड़ा अगर मामला है तो सरकार का भी ड्यूटी बनता है, थानेदार का भी ड्यूटी बनता है। मान लीजिए मर्डर हो जाए, कोई एफआईआर नहीं करेगा तो थानेदार खुद ही एफआईआर करता है। जी। तो इसलिए अगर इस मामले में तथ्य है तो सरकार को खुद ही केस करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इंक्वायरी का ये मामला नहीं है। अगर ये पुलिस में जाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी नहीं करती है, और अगर उसका फैक्ट्स पाती है तो उसके बाद उसमें चार्जशीट करती है। बाद में कोर्ट में जो ट्रायल चलता है, या जब आप एफआईआर करके कोर्ट में भेजते हैं तो कोर्ट भी कॉग्निजेंस लेता है, और बाद में चार्जशीट होता है इन्वेस्टिगेशन के। बिल्कुल अरविंद जी, ये तो आम जानकारी हो गई, लेकिन अगर इस खास मसले में हम देखें जिसमें बीजेपी नेता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो इस मसले पर क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है? क्योंकि तमाम लोग वीआईपी हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं और सरकार में मौजूद हैं, तो ऐसे में क्या कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है? क्या संभावनाएं बन रही है? कानून के तो नजर में सब कोई बराबर है जी। या तो सुशील मोदी जी विजिलेंस में केस करें, या जो उन्होंने गवर्नमेंट में लिखा है तो गवर्नमेंट समझती है तो गवर्नमेंट केस करे,
और अगर नहीं करेंगे तो ऐसा ही बॉर्डर स्कैम में हुआ था। बॉर्डर स्कैम में इसी तरह से चला था और उस समय के मुख्यमंत्री जो लालू प्रसाद जी थे वो कहते थे कुछ है नहीं और हम इंक्वायरी कर रहे हैं। बाद में यही केस उन पर है कि हम केस को दबा रहे थे, केस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी का। और ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी पर भी वही चार्ज लगे आगे चल करके, क्योंकि वो कैसे कह सकते हैं कि ये मामला केस का नहीं बनता है। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि ये नैतिकता का मामला है कि क्रिमिनल केस है। मैंने कहा प्रमा फसाई तो एकदम क्रिमिनल केस लगता है, नैतिकता तो इसमें कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। भारती जी की एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। भारती जी। दीपक जी, इस बिंदु पे मैं कहना चाहूंगी कि जो वकील साहब ने अभी जानकारियां दी हैं वो ठीक है, मगर सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई दोष लगा है तो जो है जिन पे दोष लगा है वो प्रथम दृष्टया अपना स्पष्टीकरण चुनाव आयोग में है या अन्य जगहों पर वो जाके दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्या परेशानी है जब दावा इतना वो कर रहे हैं कि उनके पास तमाम चीजें हैं, तो जाके केस करने में क्या परेशानी है भाजपा को? जाके केस करे। बिल्कुल, एकदम सही सवाल है ये। अनिल जी, आखिर भाजपा क्यों नहीं केस कर रही है? इससे तो एक बार ये भी साबित हो जाएगा ना, आप जिस तरह से लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं, आप ये भी कहेंगे कि नीतीश कुमार ने, हम आरोप लगा रहे थे नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की, आपको बैठे बिठाए आरोप मिल जाएगा, केस कीजिए। दीपक जी, यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चूंकि दिल्ली वाले नेता बिहार के भाजपा नेताओं को तरजीह नहीं दे रहे तो हो सकता है रोज प्रेस में आने का ये बहाना ढूंढ रहे हो, प्रेस के सामने ये आते हैं, तो कितनी दूरी है लोकल थाने की? थाने में ये क्यों नहीं करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है आज कि आप अगर आपके पास है तो आप आके थाना में केस कीजिए, आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अनिल जी के जवाब। हाँ जी अनिल जी। भारती जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधायक ने एफआईआर लॉन्च किया है थाने में जाके। उस एफआईआर का आज तक क्या हुआ किसी को पता नहीं। अब आप बताइए कि उस एफआईआर करने के बावजूद भी यदि सरकार सोई हुई है तो वैसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? आप केस को रफा दफा करते हैं, आप कहते हैं कि अपने सरकारी अफसर से आप इंक्वायरी करवाते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आपने ये करवाया है और एफआईआर जो हमने किया वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अनिल जी, आपकी नैतिकता क्या कहती है? पार्टी के लिए नैतिक तौर पर क्या सही है कि वो दोस्तों के बीच फूट डाले, या फिर अगर वाकई इस तरह के गंभीर मामले हैं, गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, तो सीधे कानून के पास जाए? देखिए, इसमें पार्टी के अंदर फूट डालने की हमको क्या जरूरत है? आप तो खुद टूटे हुए हैं। नहीं, अगर फूट डालने की जरूरत नहीं है तो आरोप लालू यादव पर लग रहे हैं और जवाब नीतीश कुमार से मांगे जा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार से मांग रहे हैं ना कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोई जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के मंत्री के ऊपर यदि आरोप लगा हुआ है तो बिहार के मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। ये बिहार का संविधान, देश का संविधान बताता है यदि आप पर आरोप लगे हैं आपके मंत्री पर तो आप उसकी इंक्वायरी करवाएं, ये मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कहा नैतिकता का ये मामला है और लालू प्रसाद पर निर्भर करता है कि नैतिक तौर पर वो अपनी कितनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे राज्य में न तो किसी को छोड़ा जाएगा न किसी को फंसाया जाएगा। जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो आप इंक्वायरी कर लीजिए ना, यदि वही सही है तो इंक्वायरी करवाइए ना, इन्वेस्टिगेट करवाइए और उसमें पता चल जाएगा कि यदि वो सही होंगे तो पाक साफ निकल जाएंगे। चलिए, छोटी सी प्रतिक्रिया भारती जी। दीपक जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, तो आज से मैं मान लूं कि रामा सिंह जो कृत्य करेंगे, चूंकि उस घटक दल के वो हैं एमपी, तो आगे से हम सवाल अब नरेंद्र मोदी जी से करें। जरा आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर हो जाए आज कि अब तो रामा सिंह अगर कुछ करेंगे तो अब हम सवाल करेंगे नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि उनके घटक दल में वो भी है। भारती जी, एक मिनट भारती जी, आपको संविधान की बात बता देता हूं। यदि रमा सिंह केंद्रीय मंत्री मंडल में रहता और उसके पास उसने यदि कोई दुष्कर्म किया होता या कोई गलत काम किए होते और उसकी सजा उसको नहीं मिलती, उसकी इन्वेस्टिगेशन सरकार नहीं करवाती,
आप प्रश्न पूछ सकते थे प्रधानमंत्री से। अनिल जी, लेकिन उसी तरह अनिल जी, फिलहाल तो ये मामला कुछ बदल गया है, लेकिन उमा भारती एक नाम ऐसा है जिन पर इसी तरह के आरोप, गंभीर आरोप लगे थे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को लेकर। उस वक्त कहाँ गई थी वो नैतिकता? दीपक जी, गुजरात में अभी इतना बड़ा कांड किया है उप मुख्यमंत्री के बेटे ने, क्या किया है बीजेपी वालों ने? नेताओं के पास और कुछ नहीं मिलता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से नैतिकता परिभाषित की जाती है। जाते हैं अपने नैतिकता प्रदेश के नेताओं को, प्रदेश की जनता को भटकाते हैं। आप यदि बिहार के प्रॉब्लम के बारे में बोले तो वो ले जाएंगे पड़ोसी राज्यों में, वो ले जाएंगे गुजरात में, वो ले जाएंगे महाराष्ट्र में। ये उनकी नीति बनी हुई है। और भटकाना, जुमलेबाजी और भटकाना बीजेपी का काम है, जदयू का नहीं। यूनाइटेड और बिहार सरकार की। चलिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो ऐसे हैं जैसे प्याज के छिलके निकाले जा रहे हों और हर छिलका निकालने के बाद एक और छिलका सामने मौजूद है। उसके अंदर क्या कुछ छिपा हुआ है ये कोई नहीं समझ पा रहा है, या वो किसी को मिल नहीं पा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इतना तो तय है कि नैतिकता अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग तरीके से परिभाषित की जा रही है। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारती मेहता जी, प्रोफेसर अनिल यादव जी, और हमारे साथ जुड़े हुए थे हाईकोर्ट के वकील अरविंद कुमार जी। आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखने वाली बात होगी कि ये नैतिकता किस दिशा में मुड़ती है और बिहार की सियासत क्या नैतिक गुल खिलाती है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।